सभी अभिभावकों को और सभी बच्चों को उज्ज्वल क्लासेज की ओर से नमस्कार। दोस्तों 2020 में हमने काफ़ी नुकसान झेला है कोरोना वायरस की वजह से, और ऐसा लगता है कि 2020 में हमें हर एंगल से नुकसान हुआ है। धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से। यानी कि शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर चुका है। बच्चों को स्कूल आए हुए 4-4, 5-5 महीने हो गए हैं, उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है बिगर एग्ज़ाम के। तो इसी सत्र जो नया सत्र हमारे पास आ रहा है 2020 और 21 जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और अभी क्लास लगने की कोई संभावना नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर कक्षा 10 की जो गणित है उसको उस प्रकार से आपके सामने पेश करने का प्रयास करूँगा जैसे आप स्कूल में, विद्यालय में आप क्लास में पढ़ते हो, वो माहौल आपको यहाँ पे देने का मैं प्रयास करूँगा। और साथ में सभी जो टॉपिक है अपना जो सिलेबस है क्लास 10th का, वो आपको यहाँ पे निःशुल्क मिलेगा। आपको कोई आपसे पैसे नहीं लेंगे हम, और बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि यदि आप पढ़ने के इच्छुक हो और आप कुछ अलग करना चाहते हो, दुनिया से हटके करना चाहते हो, तो आपको दुनिया से कुछ अलग भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा भी मेहनत करनी पड़ेगी। और बच्चों के पास खोने के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा मेहनत करने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। आपको पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और खोने के लिए आपके पास नींद और पसीने के अलावा कुछ नहीं है। तो आपको मेहनत करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं। आप बाकायदा जो मैं पढ़ाऊँगा आप उसके नोट्स बनाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप नए सत्र 2020 और 21 में कोरोना महामारी की वजह से आपको 1% भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो हम समय नहीं गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं वैदिक गणित, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है और 9th का भी पहला चैप्टर है। और 9th और 10th में लगभग वैदिक गणित सेम है। तो वैदिक गणित बच्चों ने जो पहले पढ़ रखा है 8th में, 7th में, 6th में, तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो भी ठीक है। हम 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। वैदिक गणित वेदों की गणित है, पुरखों की गणित है, और ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। जटिल समस्याओं को, जटिल गणनाओं को ये शीघ्रता से हल करवा देती है। तो स्टार्ट करते हैं हम वैदिक गणित का टॉपिक। और वैदिक गणित का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी छोटी छोटी जो परिभाषाएँ हैं वो समझना कंपलसरी है। तो आज हम इस क्लास में केवल परिभाषाओं का जिक्र करेंगे। आप नोट्स बनाना, बाकायदा आपको स्पष्ट नोट्स बनाने हैं, साफ़ सुथरे नोट्स बनाने हैं, और जब सेशन स्टार्ट होगा तो आप अपने आप को सबसे ऊपर पाओगे। गणित में आपको कोई डरने की संभावना नहीं रहेगी। गणित बहुत आसान विषय है। चलो स्टार्ट करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं, एकाधिकेन क्या होता है। एकाधिकेन, देखो नाम से स्पष्ट है, एकाधिकेन। मैं यहाँ पे परिभाषा किसकी लिख रहा हूँ, एकाधिकेन की। एकाधिकेन होता क्या है आपको समझना है। इसमें लिखा हुआ एकाधिकेन यानी कि एक अधिक। एका का मतलब एक है और अधिकेन का मतलब अधिक है। यहाँ पे जिस संख्या का आप एकाधिकेन कर रहे हो उसमें आपको क्या जोड़ देना है, एक जोड़ देना है। जिस पर एकाधिकेन किया जाता है तो उसमें एक जुड़ जाता है। जिस संख्या का एकाधिकेन किया जाता है उसमें क्या जुड़ जाता है, एक जुड़ जाता है। तो एकाधिकेन का अर्थ क्या होगा, एकाधिकेन का अर्थ देखो बच्चों क्या होगा। जिस संख्या का, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जिस संख्या का एकाधिकेन किया जाता है उसमें क्या होगा, एक जुड़ जाएगा। जिस संख्या का एकाधिकेन किया जाता है उसमें एक जुड़ जाता है, एक जुड़ जाता है। अब देखो बच्चों, ये परिभाषा तो आपने यहाँ पे देख ली। जिस संख्या का एकाधिकेन किया जाता है उसमें एक जुड़ जाता है, बिल्कुल सिंपल सी है। यानी कि एक वो संख्या बढ़ जाती है, पहले 4 थी तो वो 5 हो जाएगी, 5 थी तो वो क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। अब हर चीज़ का नाम होता है, हर वस्तु का नाम होता है, हर वस्तु का संकेत होता है।
सिंबल होता है। तो एकाधिक n का सिंबल क्या होता है, किस प्रकार से दर्शाएंगे कि हमने एकाधिक n किया है, तो उसका संकेत क्या है। तो बात संकेत की करें तो संकेत जिस संख्या का एकाधिक n किया जाता है उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं। इसमें संकेत क्या होगा, जैसे आपको 5 का एकाधिक n करना है, किसका एकाधिक n करना है, 5 का एकाधिक n करना है, तो इसका संकेत होता है ऊपर ऐसे डॉट आ जाती है। इस डॉट का मतलब ही क्या है, एकाधिक n है, यानी कि आपने 5 का एकाधिक n किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 1, यानी कि ये 6 बन गया। जब किसी संख्या के ऊपर वैदिक गणित में ऐसे डॉट लगी हुई होती है उसका मतलब होता है एकाधिक n करना होता है, यानी कि उसमें 1 जोड़ना होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे आपको 4 का एकाधिक n करना है तो 4 के ऊपर हम डॉट लगाएंगे और यहाँ पे 4 प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत आसान है, इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, समझने लायक बहुत सिंपल है। जिस संख्या का एकाधिक n किया जाता है उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं, दशमलव टाइप में डॉट लगा देते हैं, और इस डॉट का मतलब ही क्या है, 1 जोड़ना है। जैसे 0 का आप एकाधिक n कर रहे हो, काफ़ी एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे 0 + आप 1 करोगे तो ये क्या बनेगा 1। 0 के ऊपर डॉट लगी हुई है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल के रूप में भी आप देख सकते हो, 2 के ऊपर डॉट आ रही है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 3 बन जाएगा। तो ये एकाधिक n की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब किसी बच्चे के ये भी हो सकता है कि सर आपने तो सभी संख्याएं प्लस ही प्लस में ली है, संख्याएं तो माइनस में भी हो सकती है। तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे संख्याएं बिल्कुल माइनस में हो सकती है, परंतु जो वैदिक गणित में संख्याएं माइनस में आती है, जैसे आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे -1 है तो हम वैदिक गणित में इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इसके ऊपर बाहर का चिन्ह लगा देते हैं। आपने 7th में 8th में 9th में पढ़ा होगा, किसी संख्या के ऊपर बाहर का चिन्ह लगा हुआ है वैदिक गणित में तो हम उसको ऋणात्मक संख्या मानते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी बात करें, हालांकि आपकी बुक में ऐसा कोई प्रश्न दिखने को नहीं मिलेगा कि ऋणात्मक संख्या के ऊपर एकाधिक n किया हुआ है, तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी यदि मैं बताऊँ इस परिभाषा के आधार पर आपको, जैसे -1 का एकाधिक n कर रहे हो, यानी कि 1 के ऊपर बाहर का आप एकाधिक n कर रहे हो, ये क्या है माइनस का 1 है, इसके ऊपर लाइन आ रही है, बाहर का चिन्ह है, तो ये एकाधिक n कर रहे हो। यहाँ पे -1 है तो -1 में आप क्या करोगे, प्लस का 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 0 बनेगा। इस प्रकार से आप ऋणात्मक संख्याओं का भी एकाधिक n कर सकते हो। आपको समझ में आया होगा। चलो, ये परिभाषा हो गई एकाधिक n की। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा आती है, वो एका न्यूनन की होती है। क्या होती है, एका न्यूनन की होती है। एका न्यूनन की परिभाषा क्या होगी, इसको मिटा देते हैं। एका न्यूनन की परिभाषा, एका न्यूनन, एका न्यूनन, एका न्यूनन का मतलब क्या होगा भाई, देखो एका न्यूनन यानी कि एक कम करना, एक न्यून करना है। आपको सेम परिभाषा है इसमें, और जो पिछले वाली जो परिभाषा थी और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम डेफिनेशन है। उसमें एक जोड़ रहे थे, इसमें क्या करेंगे हम एक घटा लेंगे। एका न्यूनन का अर्थ क्या हुआ बच्चों, एका न्यूनन का अर्थ हुआ आप जिस संख्या का न्यूनन कर रहे हो, जिस संख्या में आप घटा रहे हो, वो यानी कि उसमें एक कम करना है। न्यूनन का मतलब, एका न्यूनन का मतलब जिस संख्या का न्यूनन किया जा रहा है उसमें एक कम हो जाएगा। जिस संख्या का, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जिस संख्या का एका न्यूनन, एका न्यूनन, न्यूनन किया जाता है। देखो, जिस संख्या का एका न्यूनन किया जाता है उसमें से एक घटाते हैं, एक घटाते हैं। जिस संख्या का एका न्यूनन किया जाता है उसमें से क्या घटाते हैं, एक घटाते हैं। बात अब इसमें भी वही निकल कर आएगी कि सर आपने जो एकाधिक n किया था उसमें तो ऊपर डॉट लगाते थे, तो इसका संकेत क्या होगा। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका संकेत भी उसी टाइप का है। जिस संख्या का आप न्यूनन कर रहे हो तो उसमें नीचे डॉट आती है, नीचे आप दशमलव वाला चिन्ह लगा दोगे। जैसे आपने 5 का एकाधिक n किया था एग्जाम्पल के रूप में, तो आपने यहाँ पर डॉट लगाई थी, तो यहाँ पर एकाधिक n करते हैं तो ऊपर डॉट आती है, और एका न्यूनन करते हैं तो यहाँ पर डॉट आती है, नीचे डॉट आती है।
नीचे डॉट आ रही है, इसका मतलब आप समझना कि आप क्या कर रहे हो, एका न्यूनयन कर रहे हो। एका न्यूनयन का मतलब ऊपर परिभाषा में लिखा हुआ है, जिस संख्या का एका न्यूनयन किया जाता है उसमें से एक घटाते, उसमें से एक घटाते, तो एक घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। तो 5 का एका न्यूनयन आपने किया, क्या आया आपके पास, 4 आया। बहुत सिंपल है। अगला एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 4 का एका न्यूनयन करोगे तो 4 में से भी एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप 2 का एका न्यूनयन करोगे तो यहाँ पे से 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप उतारना, अपने नोट्स अच्छी तरीके से बनाना, साफ सुथरे बनाना। जब सेशन स्टार्ट होगा, जब भी कोरोना वायरस ख़त्म होगा, न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पर पाओगे। आप लगातार जुड़े रहे इस चैनल के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो एका न्यूनयन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। हम अगली परिभाषा पे चलते हैं, अगली परिभाषा पे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा क्या है, एकाधिकैन और एका न्यूनयन हो गया। इसके बाद में आता है एकाधिकैन पूर्वैन। एकाधिकैन पूर्वैन की परिभाषा, एकाधिकैन पूर्वैन का अर्थ वो समझेंगे यहाँ पे। एकाधिकैन, एकाधिकैन पूर्वैन, देखो सेम परिभाषा है भाई, सेम परिभाषा है, उसमें एकाधिकैन लगा हुआ था और इसमें आगे एकाधिकैन पूर्वैन लगा दिया है। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, पूर्वैन। यहाँ पे पहले जो आपने पढ़ा था वो केवल एकाधिकैन था, और अब आप जो देख रहे हो बोर्ड पे वो क्या है, एकाधिकैन पूर्वैन। देखो पूर्वैन का मतलब तो क्या होता है, पहले। पूर्वैन का मतलब क्या होता है, पहले होता है। यानी कि जिस संख्या का एकाधिकैन पूर्वैन किया जाता है तो उसके अगली संख्या पर एक बढ़ता है, उस पे अगली संख्या पे क्या बढ़ता है, एक बढ़ता है। जैसे इसको परिभाषा को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे बच्चों। एकाधिकैन पूर्वैन का अर्थ क्या होता है, हम पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल की सहायता से आपके दिमाग में ऐसा फिट करेंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखी है मैंने 23। 23 आप देख रहे हो, 23 जो है 2 अंकों से मिलकर बना है, 2 और 3 से मिलकर बना हुआ, आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब बात करें कि 3 का एकाधिकैन पूर्वैन करो। 3 का एकाधिकैन पूर्वैन का मतलब यह हुआ कि 3 के जो पहला, 3 से पहला जो अंक है, 3 से पूर्व में जो अंक है, जो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 से पूर्व में अंक क्या है, 2 है, तो वो 2 पर एकाधिकैन पूर्वैन होगा भाई। समझ रहे हो इस बात को। जैसे 23 में बात करें कि 3 का, एरो का मतलब समझ रहे हो, का 3 का एकाधिकैन पूर्वैन करो। इस संख्या में, इस 23 में 3 का एकाधिकैन पूर्वैन कर रहे हो। इस 23 में क्या कर रहे हो आप, इस 23 में 3 का एकाधिकैन पूर्वैन कर रहे हो, तो इसका मतलब यह हुआ 3 से पूर्व में क्या है, 2 है, और 2 के ऊपर क्या हो गया, एकाधिकैन। यानी कि पूर्व संख्या पर एकाधिकैन पूर्वैन करना है। तो पूर्व में तो 2 थी, तो 2 पे डॉट आ गया, और यहाँ पे 3 ऐसे की ऐसे रह गया। तो देखो अब 2 के ऊपर डॉट आ रही है, 2 के ऊपर डॉट आ रही है, इसका मतलब एकाधिकैन है। जो पहली परिभाषा आपने पढ़ी थी, पिछली जो परिभाषा पढ़ी थी, उससे इसका मान क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। इसका मान क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर डॉट है, डॉट ऊपर डॉट होती है तो उसमें 1 जुड़ जाता है। 2 था तो 3 हो गया, और ये वाला 3 ऐसे की ऐसे ही आ गया। तो अब देखो ये क्या बना, 23 में जब आप 3 का एकाधिकैन पूर्वैन करते हो, 23 में जब आप 3 का एकाधिकैन पूर्वैन करते हो तो उसका मान क्या बन जाता है, 33 बन जाता है। समझ में आ रहा है। अब इसमें समस्या आपको थोड़ी सी ये नज़र आएगी बच्चों कि सर संख्या 2 अंकों की है तो आपने पूर्व संख्या पे एकाधिकैन पूर्वैन कर दिया, यदि संख्या केवल 1 ही अंक होगी तो पूर्व में तो अंक ही नहीं बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस आपके इस भ्रम को मैं यहाँ पे निकालने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। इस यहाँ पे 6 है, 6 पे आपको क्या करना है, 6 का एकाधिकैन पूर्वैन करना है। 6 का एकाधिकैन पूर्वैन करना है तो 6 को तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 0 6 0 6। किसी संख्या के बाईं ओर, किसी संख्या के बाईं ओर आप हज़ारों की संख्या में 0 लगा दो, वो तो वही संख्या रहेगी। एग्जाम्पल के रूप में रफली मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे ये 5 है, अब आपसे कोई पूछे ये 0 5 है, ये 0 0 करके फिर 5 लिख दिया, तो ये तो सभी बराबर हैं।
इस संख्या के इधर कितने जीरो लगा लो, वो तो संख्या तो वही रहेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 6 को 06 लिख दिया। अब बात ये हो रही थी कि 6 का एकाधिक n पूर्वेण करो, तो 6 का एकाधिक n पूर्वेण यानी कि इसका एकाधिक n का एकाधिक n पूर्वेण। देखो 06 का एकाधिक n पूर्वेण हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 0 के ऊपर डॉट आ जाएगी, 0 के ऊपर डॉट आएगी 6, तो ऐसे कैसे रहने वाला है। एकाधिक n पूर्वेण का मतलब ही क्या है कि जिस संख्या की बात कर रहे हैं उसके पूर्व पे होगा एकाधिक n। तो यहाँ पे 0 के ऊपर डॉट आ गई थी, ये क्या बन गया, 1 बन गया, और ये 6 का 6 ऐसे ही रहेगा, तो क्या आ गया, 16 आ गया। यानी कि किसी संख्या पे एकाधिक n पूर्वेण कर रहे हो, जैसे 23 था, 23 पे आप 3 का एकाधिक n पूर्वेण कर रहे हो, तो इससे पूर्व संख्या पर डॉट आएगा और वो 33 बन जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने 6 वाला दिया है। आशा करता हूँ आपको दोनों एग्जाम्पलों की सहायता से ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। नोट्सों को आप बनाते रहना, नोट्सों को एक साफ़ सुथरी कॉपी में उतारते रहना, आपको बहुत मदद मिलने वाली है न्यू सेशन 2020-21 के अंदर। और आपको यदि सबसे अलग बनना है, सबसे आगे बढ़ना है, तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन शिक्षण का सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों। और इससे बेहतर आपको और कोई नहीं समझा पाएगा। और आप लगातार वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखें। अगली परिभाषा पे हम चलते हैं। एकाधिक n पूर्वेण हो गया। इसी प्रकार से जो अगली परिभाषा आएगी वो कौन सी आएगी, एका न्यूनैन पूर्वेण। एका न्यूनैन पूर्वेण, एका न्यूनैन, एका न्यूनैन पूर्वेण। देखो यहाँ पे सेम है, परिभाषा सेम है, केवल यहाँ पे न्यूनैन आ गया, वहाँ पे क्या था, एकाधिक n पूर्वेण था, यहाँ पे एका न्यूनैन पूर्वेण आ गया। तो केवल नाम चेंज हो रहा है। नाम चेंज होने से क्या होता है भाई, तरीका तो वही रहने वाला है। एका न्यूनैन पूर्वेण की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से ऐसा समझाऊंगा आपको कि आप ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे। वही संख्या ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में, वही 23 ले रहे हैं, यहाँ पे 23 ले रहे हैं, कोई संख्या है, और इस संख्या में आपको ये बोल रहा है कि जो 3 आपको दिख रहा है इसका एका न्यूनैन पूर्वेण करो। यहाँ पे 23 में 3 का एका न्यूनैन पूर्वेण करो, तो का एका न्यूनैन पूर्वेण। देखो समझ में आ रहा है आपको? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर ज़रूर भेजें, यस लिख के ज़रूर भेजें। 23 है, 23 में 3 का एका न्यूनैन पूर्वेण कर रहे हैं। एका न्यूनैन पूर्वेण, नाम से स्पष्ट है, आप तो न्यूनैन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एका न्यूनैन कर रहे हो, परंतु आगे क्या लगा हुआ है, पूर्वेण लगा हुआ है। जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है उससे पूर्व वाली संख्या पे क्या कर रहे हो, न्यूनैन कर रहे हो। यहाँ पे 3 से पूर्व में क्या है, 2 है, तो 2 पे एका न्यूनैन करेंगे हम। तो न्यूनैन का जो संकेत होता है वो नीचे डॉट आती है, तो यहाँ पे नीचे डॉट लगा दी। 3 ऐसे कैसे ही रहेगा। अब न्यूनैन का मतलब क्या होता है, 1 कम कर रहे हो आप, तो 2 में से 1 कम करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा, और ये 3 तो ऐसे कैसे ही रह गया। तो क्या बन गया, 23 23 का क्या बन गया, 13 बन गया। 23 का क्या बन गया, 13 बन गया। एग्जाम्पल की सहायता से आपको और क्लियर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे। नहीं भाई, ये आपका एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, नंबर 2 वाला, ये नंबर 1 है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे भाई 3 अंकों के लेकर भी बता देता हूँ आपको। 243 है, 243 में आपको यहाँ पे 3 का क्या करना है, एका न्यूनैन पूर्वेण करना है। तो मैं एरो का चिन्ह लगाकर बता रहा हूँ आपको, का न्यूनैन, का एका न्यूनैन, एका न्यूनैन पूर्वेण। तो समझ रहे हो, 243 में 3 का एका न्यूनैन पूर्वेण होता है, तो 243 था वो क्या बन जाएगा। 243 में जब आप 3 पे एका न्यूनैन पूर्वेण कर रहे हो, तो 243 कैसे चेंज होगा, वो कौन सी संख्या बनेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, 3 से पूर्व संख्या में क्या है, 3 से पूर्व संख्या क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 3 तो ऐसे कैसे ही पूर्व संख्या पे क्या होगा, एका न्यूनैन होगा, तो नीचे डॉट आ जाएगी। अब अगली संख्या क्या है, 2 है, तो इस पर कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। अब आ गया, आप देखोगे तो 2 तो ऐसे कैसे ही आ गया, 4 के नीचे डॉट लगी हुई है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 1 कम करना है, ये तो 3 ही बन गया, और ये वाला 3 ऐसे कैसे आ गया, तो क्या बन गया, 233 बन गया। क्या बन गया भाई, 233 बन गया। ये दोनों परिभाषाएं
ये दोनों परिभाषाएं वैदिक गणित में उसी प्रकार से कारगर सिद्ध होने वाली है जैसे रामायण के युद्ध में वो संजीवनी जो बूटी थी जो हनुमान जी लेकर आए थे, उस प्रकार से वो साबित हुई थी। उसी प्रकार से ये दोनों परिभाषाएं एक संजीवनी की तरह है वैदिक गणित में। तो पूरी जो वैदिक गणित है लगभग इन्हीं परिभाषाओं पे टिकी हुई होती हैं। और भी परिभाषाएं हैं, मोस्ट परिभाषाएं हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, और इसी प्रकार से समझेंगे उनको भी जैसा कि इनको समझे हैं। देखो नेक्स्ट परिभाषा लेते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हम परम मित्र अंक की लेते हैं। परम मित्र अंक क्या होता है? बड़ा ही अच्छा नाम है। क्लास में भी आपके परम मित्र होते होंगे जो काफ़ी आपके सगे होते होंगे, काफ़ी पढ़ती होगी उनसे। उसी प्रकार से अंकों में भी आपस में परम मित्र अंक होते हैं। कौन सा अंक किस अंक का परम मित्र है तो वो आपको आज पहचानना सिखाते हैं। यहाँ पे परम मित्र अंक क्या होता है? परम मित्र अंक, परम मित्र अंक, मज़ा आएगा, नाम से ही अच्छा लग रहा है। परम मित्र अंक क्या होता है दोस्तों? परम मित्र अंक की परिभाषा पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं, जो इस परिभाषा में जो समावेश होने वाला है शब्दों का, वो एक शब्द आपको आधार सुनने को मिलेगा। इस परिभाषा में आधार का मैं जिक्र करूँगा। आधार क्या होता है? हालांकि मैं आपको फिर बाद में उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा यहाँ पे, परंतु पहले आधार के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आधार होता क्या है? वैदिक गणित के अंदर जो आधार होता है वो 10 की घात के रूप में माना जाता है। देखो यहाँ पे ये रफली है, आप अपने नोट्स बना रहे हो तो इधर साइड में गोला करके ऐसे बना सकते हो। आधार के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो। वैदिक गणित में जो आधार होता है वो 10 की घात के रूप में होता है। मैंने 10 की घात यहाँ पे n लगाई है। क्या लगाई है? n। तो 10 की घात n लगाई है तो n तो यहाँ पे क्या है? चर है। n का मान आप जैसे जैसे बदलोगे आधार बदलता जाएगा। जैसे आपने n की जगह 1 रखा तो 10 की घात 1, यानी कि इसका मान क्या बन गया? 10। n की जगह आपने 2 रखा तो 10 गुणा 10, 2 घात आ रही है तो 2 बार गुणा करोगे तो क्या बन गया? 100 बन गया। 3 करोगे 10 के ऊपर 3 घात करोगे तो 1000 बन गया। यदि वैदिक गणित के अंदर जो आधार होते हैं ना वो किस टाइप के होते हैं? या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, परंतु आपको जो आधार मिलेगा देखने को वो 10 और 100 में ही हमारा प्रश्न सोल्व हो जाता है। अब ये भी बता देते हैं कि 10 आधार कैसे लेते हैं, 100 आधार कैसे लेते हैं, समझा देते हैं आपको थोड़ा सा। फिर आगे प्रश्नों में डिटेल से पढ़ेंगे हम इस चीज़ को, यहाँ पे आधार के टॉपिक को। देखो जैसे आपके पास संख्या क्या है भाई? संख्या क्या है? जैसे 13 है तो ये 13 किसके नज़दीक है? 10 के नज़दीक है कि 100 के नज़दीक है? तो 10 के नज़दीक है तो इसका आधार हम क्या मान लेंगे? यहाँ पे 10 मान लेंगे। जैसे अब 23 की बात करें, 23 किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है कि 10 के नज़दीक है? तो हम ये देखते हैं कि ये एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको कि 10 के करीब है तो आधार क्या मानेंगे? 10 ही मानेंगे। जब यहाँ पे 99 आ जाता है, 99 आ जाता है, क्या आ जाता है? 99 आ जाता है, तो अब आधार क्या मानोगे आप? क्या मानोगे? आधार 100 मानोगे। इस प्रकार से आधार मानते हैं। चलो अब ये परिभाषा देखो आपको कैसी समझ में आती है। बहुत आसान तरीके से आपको ये परिभाषा समझ में आएगी दोस्तों। परम मित्र अंक क्या होता है? यदि 2 अंकों का योग, यदि 2 अंकों का योग आधार के बराबर हो जाए, यदि 2 अंकों का योग आधार के बराबर हो जाए तो वह अंक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परम मित्र अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? परम मित्र अंक कहलाते हैं। यदि 2 अंकों का योग आधार के बराबर होता है तो वह अंक एक दूसरे के क्या हो गए? परम मित्र अंक हो गए। यदि परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, यदि आप लिखना स्टार्ट कर दो, यदि 2 अंकों का योग, 2 अंकों का योग आधार, अब आधार तो देखो ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ 10 भी हो सकता है, ठीक है, समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। और इसके अलावा अगला ये कह दे कि आधार में तो 6 ही मान रहा हूँ, 7 मान रहा हूँ, तो वो भी हो सकता है आधार, वो अगले पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ। यदि 2 अंकों का योग आधार के बराबर हो, आधार के बराबर हो तो वह अंक एक दूसरे के
परम मित्र अंक कहलाते हैं, परम मित्र अंक कहलाते हैं। वह अंक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परम मित्र अंक कहलाते हैं। अब जब तक आधार का जिक्र नहीं किया हुआ है तो हम आधार 10 ही मान लेते हैं। जैसे एक बार आधार 10 पे बात कर रहा हूँ मैं, आधार 10 है, क्या है भाई? आधार 10 है। मैंने ये बता दिया एग्जाम्पल के लिए, आपको बोल दिया कि आधार क्या है? 10 है। यदि पर्सन में नहीं दे रखा है कुछ आधार के बारे में आपको, तो आप 10 मान के कैलकुलेशन करना। इसमें आधार मैंने यहाँ पे बता दिया 10 है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 6 का परम मित्र अंक क्या होगा? 6 का परम मित्र अंक, परम मित्र अंक क्या होगा? 6 का परम मित्र अंक क्या होगा भाई? अब देखो परिभाषा देखो, 2 अंकों का योग आधार के बराबर हो तो वह अंक परम मित्र अंक कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया आधार 10 है, तो अब 6 का परम मित्र अंक पूछ रहा हूँ, तो 6 के साथ क्या जोड़े कि आधार के बराबर आ जाए, यानी कि 2 अंकों का योग 10 करना है। तो आपको एक अंक तो क्या मिल गया? यहाँ पे 6 मिल गया। अब दूसरा अंक आपको पहचानना है कि आपका मित्र कौन सा है, यानी कि इस 6 का मित्र कौन सा है कि अपना काम बन जाए, आधार आ जाए। तो 6 में क्या जोड़े कि आधार आ जाए, यानी कि 10 आ जाए। तो 6 में क्या जोड़ोगे बच्चों? 4 जोड़ोगे ना। तो यहाँ पे 6 का परम मित्र अंक क्या होगा भाई? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। उत्तर मैंने क्या लिख दिया आगे? 4 होगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे पर्सन था, पर्सन वाचक चिन्ह लगा दिया है मैंने, थोड़ा सा साफ सा लिखते हैं क्या होगा, और इसका उत्तर आगे लिखा हुआ है 4 होगा। क्यों होगा? चूँकि ये 3 डॉट आपको जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर का मुंह बना दिया है, यहाँ पे ये शेर का मुंह नहीं है, ये गणित में क्या है? चूँकि है। जब 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे आती है तो ये क्या होता है? चूँकि होता है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंस बोलते हैं। इसलिए यहाँ चूँकि 6 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 10 आ जाता है, जो कि क्या है हमारा? आधार है भाई। क्या है? आधार है। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछे 6 का परम मित्र अंक क्या होगा, तो बेसंकोच आप क्या बताओगे? 4 होगा। 4 का परम मित्र अंक क्या होगा भाई? 4 का परम मित्र अंक क्या होगा? 6 होगा। अरे भाई राम और श्याम 2 दोस्त हैं, तो राम श्याम का दोस्त है तो श्याम भी तो राम का दोस्त होगा ना। तो उसी प्रकार से यदि हम 2 दोस्त हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा हूँ, हम दोनों में दोस्ती हो गई, तो मैं ये कहूँगा मेरा दोस्त मेरा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और आप कहोगे कि आपका दोस्त तो पढ़ाने वाला टीचर है। तो इस प्रकार से जो दोस्त है तो एक दूसरे के आपस में दोस्त होंगे ही ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है 4 का परम मित्र अंक 6 है, तो 6 का परम मित्र अंक 4 होगा, एक दूसरे में रिवर्स में चलेगा। चलो 1% और करते हैं आपके लिए। 3 का परम मित्र अंक, 3 का परम मित्र अंक, 3 का परम मित्र अंक क्या होगा भाई? आप बताओ, जल्दी से बताओ। 3 का परम मित्र अंक क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि इसमें क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। करेक्ट। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये परम मित्र अंक हो गया आधार 10 पे। जब मैं आधार बदल दूँ, मैं मिटा रहा हूँ, आप उतार लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि नहीं उतार पाते हो इतनी जल्दी तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उतार सकते हो। चलो आधार चेंज करते हैं भाई, मज़ा आएगा। अब आधार चेंज करेंगे तो मित्र भी बदलेंगे आपस में। जैसे आधार यहाँ पे 6 कर दिया मैंने, 6 वाला समझ में आ गया। मान लो कि ज़िंदगी बन गई इंसान की। आधार 6 है। अब मैं ये पूछूं कि 3 का परम मित्र अंक क्या होगा? 3 का परम मित्र अंक, 3 का परम मित्र अंक क्या होगा? तो 2 अंकों का योग यदि आधार के बराबर होता है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3 के साथ 3 की दोस्ती किससे कराए कि 6 बन जाए, आधार के बराबर बन जाए? तो 3 की दोस्ती किससे होगी कि 6 बन जाए? तो 3 की दोस्ती तो 3 के साथ होगी, तभी तो 6 बनेगा भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो 3 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 3 क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। 3 + 3 क्या हो रहा है? 6 हो रहा है ना। तो ये तो आधार था आपका इस बार, तो यहाँ पे आधार के बराबर है 6, तो इसमें 3 का परम मित्र अंक क्या हो गया? 3 हो गया। अब कोई ये सोच रहा होगा कि सर अभी तो आपने 3 का परम मित्र अंक 7 बताया था। अरे भाई 7 तब था, तब यहाँ पे क्या था? आधार 10 था। तो अपने दिमाग से बिल्कुल
जो भी कोई संकोच हो वो निकाल देना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर, मोबाइल नंबर मिलेंगे। यदि फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मोबाइल पे सीधे बात करके आपके मन की जो जितने भी डाउट हैं वो दूर कर सकते हो। परम मित्र अंक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, मैं ये आशा करता हूँ। चलो इसके बाद में अगली परिभाषा लेते हैं। हम 2 क्लासों के अंदर परिभाषाओं को ही समझेंगे, उसके बाद में आपकी जो वैदिक गणित है बहुत आसान हो जाएगी। और यदि ये परिभाषाएं आती है आपको तो मुझे पूरा विश्वास है आप वैदिक गणित में 4 में से 4 नंबर ले सकते हो 10th क्लास में। आधार समझ में आ गया होगा आपको, या आधार को दोबारा बताने की आवश्यकता है तो आप समझ लेना। आधार क्या होता है वैदिक गणित में? आधार आधार 10 की घात के, इसको सही लिखते हैं, थोड़ा सिंपल परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं। वैदिक गणित में आधार को 10 की घात के रूप में मानते हैं, 10 की घात के रूप में लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, लेते हैं। जैसे 10 की घात 1 हो तो 10 बन गया आधार, 10 की घात 2 हो तो क्या बन जाएगा? 10 गुणा 10 क्या होगा भाई? 100 होगा। 10 की घात 3 होगी तो आधार क्या होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1 घात होगी 10 बनेगा, 2 घात होगी 100 बनेगा, और 3 घात होगी 1000 बनेगा। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी, 10 कब होगा, 100 कब होगा, 1000 कब होगा। यदि आपकी संख्या 10 के करीब है तो आधार 10 मानेंगे, यदि आपकी संख्या 100 के करीब है तो आधार क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। अब आधार के अलावा एक उपाधार भी आता है। आधार के अलावा एक क्या होता है? उपाधार भी होता है। वो कब काम में आता है? आधार की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, मैं इसको मिटा रहा हूँ और एक परिभाषा लेते हैं, उसके बाद में उपाधार समझते हैं। एक परिभाषा आती है हमारे पास विचलन। विचलन क्या होता है? किसी संख्या का विचलन क्या होता है? विचलन बहुत ही अच्छी परिभाषा है, अच्छा सूत्र है इसका। ये अधिकतर प्रश्नों में काम में आता है। विचलन जो होता है बहुत से प्रश्नों में काम में आता है। विचलन क्या होता है गणित में, वैदिक गणित में विचलन क्या होता है? यदि संख्या को आधार, संख्या में से क्या हो? आधार घटाया जाए। विचलन में क्या होता है? संख्या में से क्या घटाया जाता है? आधार घटाया जाता है, तो वो क्या आ जाता है? विचलन आ जाता है। तो विचलन का सूत्र क्या होगा? विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। विचलन क्या होता है? ये विचलन का फार्मूला आप नोट्स में लिखना। विचलन बराबर क्या होता है? संख्या माइनस आधार। दिल थाम के बैठे, आपको एग्जाम्पलों की सहायता से अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे बात करते 13 का विचलन क्या होगा? 13 का विचलन क्या होगा भाई? 13 का विचलन क्या होगा? इसमें सभी डाउट क्लियर होगी हमारी। तो 13 के लिए पहले विचलन का सूत्र देखें तो संख्या तो क्या हो गई? 13 हो गई हमारी। इस सूत्र में आपको मान रखना पड़ेगा ना संख्या, संख्या की जगह तो हम 13 रख देंगे। आधार है, आधार की जगह क्या रखेंगे? तो आप देखो कि 13 किसके करीब है? 10 के करीब है, तो आधार क्या मानेंगे? हम 10 मानेंगे। यहाँ पे आधार क्या रहेगा? हमारा 10 रहेगा। तो 13 के लिए आधार क्या होगा? यहाँ पे आधार 10 हो गया आपका भाई, समझ रहे हो ना? आधार 10 हो गया। और संख्या क्या है? संख्या तो आपको दे ही रखी है, 13 है। तो अब विचलन क्या होगा? इस सूत्र में मान रखते हैं। 13 का विचलन क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा है, संख्या में से आधार घटा दो। संख्या 13 थी, आधार क्या था? 10 था, तो विचलन क्या आ गया? 3 आ गया। विचलन क्या आ गया? 3 आ गया। समझ में आ रहा है? विचलन क्या आएगा? संख्या माइनस आधार। तो विचलन क्या आ गया? 3 आ गया। आप इनको उतारना नोट्सों में। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका विचलन का, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे संख्या यहाँ पे 24 ले लेते हैं भाई। संख्या क्या ले लेते हैं? 24। तो अब ये तो 100 से तो काफ़ी दूर है, 10 के काफ़ी करीब है। तो आधार तो इसमें भी क्या रहेगा? 10 ही रहने वाला है।
इसमें भी आधार क्या रहने वाला है, 10 ही रहने वाला है। तो इसका विचलन क्या होगा भाई, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो यहाँ पे विचलन क्या आ गया, 14 आ गया। विचलन क्या आ गया, 14 आ गया। ओके, समझ में आया। इसका विचलन क्या हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया, विचलन हो गया। विचलन की परिभाषा आपको भली बातें से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में उपाधार लेते हैं। उपाधार क्या होता है, कब काम में आता है, उपाधार। उपाधार देखो, उपाधार उप प्लस आधार, उपाधार, उप प्लस आधार, उपाधार वही है उप आधार। उप प्लस आधार उपाधार कब काम में आता है, कैसे पता लगेगा कि ये उपाधार वाला फार्मूला लगाना है या आधार वाला लगाना है वैदिक गणित में, तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। उप आधार कब काम में आता है, इस चीज़ को आप लिखने का प्रयास करना। जब किसी संख्या का विचलन, जब किसी संख्या का विचलन आधार से ज़्यादा आ जाए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ऊपर दिख रहा है आपको 24, और इसका विचलन क्या आ गया, आधार। आधार क्या था, 10 था, इसमें आधार क्या था भाई, 10 था। तो इसका विचलन क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। यदि किसी संख्या का विचलन आधार से ज़्यादा आ जाए तो उसमें उपाधार वाला फार्मूला काम में आता है। उपाधार वाला फार्मूला काम में आता है, उपाधार काम में आता है। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का विचलन आधार से ज़्यादा है, आधार से अधिक हो, ज़्यादा मतलब अधिक हो, तो उपाधार काम में आता है, काम में आता है। लिख लिया होगा, समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा। यदि किसी संख्या का विचलन आधार से अधिक हो तो उपाधार काम में आता है, वहाँ पे उपाधार काम में आता है। सर आपने ये परिभाषा तो बता दी कि अब उपाधार निकलेगा कैसे, वो भी बता दीजिए ज़रा। तो आपको वो भी बताते हैं भाई उपाधार कैसे निकलता है। ऊपर वाले को मिटा लेते हैं थोड़ा सा, एग्जाम्पल यही रखते हैं हम 24 वाला। देखो उपाधार कैसे बनता है। ये संख्या 10 के करीब तो है परंतु 10 से दूर है, 10 से थोड़ी दूर है। बताओ कौन सी सीरीज में आ रही है ये संख्या, 20 वाली सीरीज में आ रही है। कौन सी सीरीज में आ रही है, 20 वाली सीरीज में आ रही है। तो इसका उपाधार 20 बनेगा। जैसे दूसरी संख्या ले, यहाँ पे 34 ले, तो ये 10 के करीब तो है, 100 की तुलना में 10 के करीब तो है, परंतु ये किस वाले सीरीज में आ रही है, 30 वाले में आ रही है, तो उपाधार 30 बनेगा। तो यहाँ पे देखो उपाधार क्या होता है, उपाधार बराबर आधार होता है यहाँ पे, और आधार को गुणा कर दिया जाता है किससे, पूर्ण संख्या से गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 ये आती है। यहाँ पे भाई पूर्ण संख्याओं को मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब जैसे यहाँ पे भाई ठीक है, उपाधार बनाना है, 24 के लिए क्या बनाना है, उपाधार बनाना है। 24 के लिए क्या बनाना है आपको, उपाधार बनाना। अच्छी प्रकार से समझना, ठंडे दिमाग से समझना, ध्यान को एक जगह केंद्रित रखना, मोबाइल पे केंद्रित रखना। उपाधार 24 के लिए बनाना है आपको। तो 24 का क्या होगा, देखो 24 के लिए, इसके लिए बना रहे हैं हम, उपाधार 24 के लिए बना रहे हैं। तो आधार तो क्या होगा, 10 ही आएगा ना भाई, 10 के करीब। तो आधार तो क्या रहने वाला है, 10 ही रहने वाला है। अब हम इसके करीब पूछना चाहते हैं तो इसको एक पूर्ण संख्या से गुणा करना है। हम 24 के काफ़ी करीब पूछना चाहते हैं, तो आपको इनमें से कोई संख्या लेनी पड़ेगी। यदि आप 0 से गुणा करोगे तो 0 ही बन जाएगा, वो तो 10 भी नहीं रहा है। 1 से गुणा करोगे 10 ही बन गया, वो भी पार नहीं पड़ी। तो आप क्या लोगे यहाँ पे, 2 लोगे। क्या लोगे यहाँ पे, 2 लोगे। 2 से गुणा करोगे तो क्या बन गया, ये 20 बन गया, और 20 के काफ़ी नज़दीक आ गया। आप 3 भी ले सकते थे दोस्तों, 3 लेते तो यहाँ पे 30 बनता, 30 के करीब तो है परंतु 20 से ज़्यादा करीब नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया है। तो ये
उपादार क्या बन गया आपका 20 बन गया। क्या बन गया उपादार 20। इस 24 के लिए उपादार क्या बन गया भाई यहाँ पे 20 बन गया। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो आपको मोबाइल नंबर दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से मोबाइल पे बात करके समझ सकते हो। मैं आपके लिए पूर्णतः तत्पर हूँ। ठीक है। अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपने जो 2 से गुणा किया, ये 2 क्या है, इसको क्या नाम दे, इसको किस नाम से जाना जाएगा यहाँ पे। तो जो ये 2 है ना, इस प्रकार से आप नोट्सों की बुक में भी लिख लेना है। ये 2 क्या है, क्या कहलाता है, उप आधार का अंक कहलाता है। उप आधार का अंक कहलाता है। ये क्या है, उप आधार का अंक है। ये तो 2 क्या बन गया, उप आधार का अंक बन गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों, आपकी सभी डाउट क्लियर कर देते हैं इस एग्जाम्पल में। फिर शेष परिभाषा है अगली क्लास में हम देखेंगे। जैसे 34 है भाई, 34 के लिए उपाधार बनाना है आपको। 34 के लिए उपाधार बनाना है तो कैसे बनाओगे, आधार तो क्या रहेगा इसमें, उपाधार क्या बनेगा, 34 की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें देखो आधार तो इस सूत्र में क्या रखेंगे, आधार तो 10 ही रखेंगे। अब 34 के करीब पूछना है आपको तो कोई सी पूर्ण संख्या लेनी पड़ेगी। ऊपर पूर्ण संख्या आपको दिख रही है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे तक बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। 3 लोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका 30 बन जाएगा, जो कि 30 के करीब है काफ़ी 34। तो 34 का उपाधार क्या हो गया, 30 हो गया। साथ ही आपने जो ये 3 से गुणा किया है, ये क्या है, उपाधार का अंक है। उपाधार का अंक है, ये क्या है, उपाधार का अंक है। इस प्रकार से आपका ये उपाधार की जो परिभाषा थी, उपाधार का जो अंक था, ये सभी डाउट है इस प्रश्न में मैंने लेने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में कुछ परिभाषाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।